तो गांधी जी के मूवमेंट से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने ये नया टर्म क्या है। अब हमारे सामने ये जो नया टर्म है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के योगदानों की बात कर रहे थे हम लोग, और गांधी जी के योगदानों में एक और जो उनका सबसे पावरफुल योगदान था वो क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्या है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे शुरू हुआ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसकी बात क्लास के शुरू में भी थोड़ी बहुत हम लोग ने कर ली थी, लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसा कि वर्ड से समझ आ रहा है हमारा, डू नॉट कॉपरेट, कॉपरेट ही नहीं करना है किसी भी तरीके से। कॉपरेट किसको नहीं करना है, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है। अब उसको कॉपरेट नहीं करना है, ऐसी गुस्सा लोगों के अंदर कैसे उठ गई, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पीछे सबसे पहला रीजन बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से लेके 18 तक चला, उस पूरे के पूरे वॉर के अंदर जो इंडियंस थे, इंडियंस को जबरदस्ती बुला बुला के और जबरदस्ती उठा उठा के इन सब सेनाओं में भर्ती किया जाता था, ब्रिटिश सेनाओं में, और भारत को इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इन्वॉल्व करा दिया गया था। तो भारत के अंदर ये गुस्सा थी, लोगों के अंदर ये गुस्सा थी वर्ल्ड वॉर को लेके कि हमारे सैनिकों को जबरदस्ती उसके अंदर बुला के लेके जाया जा रहा है, और उनके उसी की वजह से कई सारे लोग जो थे वर्ल्ड वॉर के अंदर मारे गए थे यहाँ पे, जिनकी लाशें हमने बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे देखी भी थी। तो वो वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद भी हुए थे, तो ये गुस्सा लोगों के अंदर था। इसके साथ ही साथ में हमने देखा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वाज दी अनदर रीजन। रॉलेट एक्ट भी एक रीजन था जिसकी वजह से, रॉलेट एक्ट क्या था, नो वकील नो अपील नो दलील का वो लॉ जिसके अगेंस्ट में इंडियंस को कभी भी उठा के जेल में डाल दिया जाता था। और रॉलेट एक्ट के बाद में रॉलेट सत्याग्रह चला, सत्याग्रह के बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया बहुत बड़ा, जलियांवाला बाग दी अनदर रीजन जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्रिएट होता चला गया। मुस्लिम्स, भारत के मुस्लिम्स भी अनहैप्पी थे क्योंकि वो टर्की के साथ में बहुत बुरा सलूक कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था, और साथ ही साथ में जो पोस्ट ऑफ खलीफा थी उस पोस्ट ऑफ खलीफा को भी धीरे धीरे करके रिड्यूस करना शुरू कर दिया था, पोस्ट ऑफ खलीफा को खत्म कर दिया गया था। इसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू हो जाता है। इसी खिलाफत मूवमेंट ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में मिलकर काम किया आगे चल के। तो वन ऑफ द रीजन वाज द डिससैटिस्फैक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, मैनी सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी सफर्ड कंसिडरेबली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। बहुत सारे इंडियंस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से भी यहाँ पे परेशान थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी को हम लोग देख चुके हैं, जिन्होंने दिखाया कि इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत के अंदर किस तरीके से ये लोग यहाँ पे किया करते थे। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो आर्टिसंस हो, या कोई भी हो, हर किसी को कहीं ना कहीं हाई प्राइसेस से दिक्कत थी, शॉर्टेज ऑफ फूड से दिक्कत थी, और इसेंशियल कमोडिटीज़ उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इन सबसे प्रॉब्लम थी। ठीक है, जो रूरल पुअर पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे रूरल एरियाज के, वो कहीं ना कहीं सूखे के मारे थे, सूखा पड़ जाता था तो उनकी मदद नहीं की जाती थी, एपिडेमिक्स और बीमारियों में वो लोग घिरे रहते थे। ये भी रीजन था इसके पीछे। तो कांग्रेस ने नागपुर के सेशन 1920 के अंदर क्या अडॉप्ट कर लिया, गांधी जी का जो आइडिया है नॉन कॉपरेशन का, और नॉन कॉपरेशन के आइडिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट हो गया कांग्रेस के मूवमेंट के बाद में। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकेम अ मास मूवमेंट, ये क्वेश्चन भी आपका लिखने को आ जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मास मूवमेंट कैसे बन गया, इतना बड़ा मास मूवमेंट कैसे बनता चला गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक मास कॉपरेशन इसलिए बन गया, मास मूवमेंट सॉरी इसलिए बन गया, पहली चीज तो ये मूवमेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर के द्वारा चलाया जा रहा था जिनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में चलाया मूवमेंट कोई हल्का सस्ता तो मूवमेंट होगा नहीं, बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका प्रोटेस्ट करना था जो इनजस्टिस हुई थी कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर और टर्की के अंदर, और स्वराज को लेने के लिए, और ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उस समय भारत के लिए। तो इसके लिए भी ये मूवमेंट एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट होता चला गया। ठीक है, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों से अपील की गई थी टाउन्स एंड सिटीज के अंदर भी कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो जो ब्रिटिशर्स चला रहे हैं उनको छोड़ दो, लॉ कोर्ट्स को छोड़ दो, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दो। तो लोगों ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, लॉ में जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उन प्रैक्टिस को करना छोड़ दिया। लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ में क्या छोड़ दिया, लोगों ने एजुकेशन, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया बच्चों ने, और साथ ही साथ में कई सारे ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं कि फॉरेन गुड्स को ला के जलाया गया और उनको बायकॉट करना यहाँ पे शुरू कर दिया गया। ठीक है, काउंसिल के इलेक्शंस को भी बायकॉट करा गया पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी की पूरी सब जो लोग भी इलेक्टेड थे
कहीं ना कहीं उन सारे इलेक्टेड लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। ठीक है, एक आध पार्टी जैसे मद्रास के अंदर जो थी वो आपकी बची हुई थी जस्टिस पार्टी, जहाँ पे इन लोगों ने बस यहाँ पे नहीं किया था, बाकी सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कर दिया था। ठीक है, पीजेंट्स के मूवमेंट भी हमने देखे इस समय में, पीजेंट के मूवमेंट भी कहीं ना कहीं ताल्लुकदार के अगेंस्ट में या लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में ये मूवमेंट भी चलते रहते थे, जिससे ये मास मूवमेंट के अंदर मर्ज हुआ कि और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ट्राइबल मूवमेंट भी इस समय में चल रहे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने अल्लूरी सीताराम राजू की बात की थी, ट्राइबल मूवमेंट के ये हेड थे, इन्होंने ट्राइबल मूवमेंट को किस तरीके से चलाया था। ठीक है, वर्कर्स जो थे, प्लांटेशन वर्कर असम के अंदर जो भी सारे के सारे थे, वो भी इन सारी चीज़ों के अंदर इन सब चीज़ों से आके जुड़ गए और मिलना शुरू हो गए। चौरी चौरा इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू कॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बैक। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। बहुत पॉपुलर मास मूवमेंट चल रहा था ये, लेकिन लास्ट में क्या होता है, इस मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। व्हाट वाज द रीजन, इसकी बात करेंगे अभी हम लोग आगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम लोग ये देख लेते हैं ये जो मूवमेंट था टाउन्स एंड सिटीज के अंदर जो चल रहा था, उसकी थोड़ी सी बात अगर हम लोग देख ले तो हाँ, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था टाउन्स एंड सिटीज के अंदर इस पूरे के पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा था, इसलिए ये बहुत पॉपुलर मूवमेंट टाउन्स एंड सिटीज का बन चुका था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लॉ कोर्ट्स एंड काउंसिल इलेक्शंस फॉर बायकॉटेड, हाँ जी, वो भी बात हम लोग ने पिछले रीजन के अंदर कर ली। फॉरेन क्लोथ्स को जितने भी थे उन सबको बायकॉट करा गया, बंद करा गया, लोगों ने जला दिया उन्हें। पीपल ने खादी क्लोथ्स को या खादी के कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने डिज़ाइन कर दिया था अपनी जॉब से, लिक्विड शॉप्स को भी क्या करा गया था, बैन कर दिया गया था और रोक दिया गया था। ठीक है, व्हाई डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन एंड सिटीज। अब इन्हीं टाउन एंड सिटीज में इतना पॉपुलर ये मूवमेंट चल रहा था, अचानक से ये स्लो डाउन टाउन और सिटीज में होना क्यों शुरू हो गया? ये इसलिए शुरू हो गया क्योंकि खादी क्लोथ्स जो यूज करना लोगों ने शुरू कर दी थी, फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करके, वो खादी कुछ भाई बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो लोग उसको खरीद नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो उससे दूर रह गए और उसको नहीं खरीद पाए। इंडिया ने जो था ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को बायकॉट तो किया था, जैसे लॉ कोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इसके बाद में कोई अल्टरनेटिव नहीं था उनके पास। अगर वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को बायकॉट भी कर देते हैं, हमने आके जुनून में कर तो दिया बायकॉट, लेकिन इसके बाद हम जाएं कहाँ? हमारे खुद के कुछ ऐसे स्वराज के बाद में कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट डेवलप होना शुरू हुए बाद में, लेकिन इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे नहीं थे कि इंडियंस उनके ऊपर पावर रखते हो, तो कहाँ जाएंगे? तो पढ़ाई लिखाई हम अपनी ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने धीरे धीरे टाउन एंड सिटीज़ से इनको जाके वापस होना शुरू हो गया। मतलब लॉयर्स ने प्रैक्टिस को अपनी ज्वाइन कर लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे उसमें बच्चों ने, स्टूडेंट ने वापस से ज्वाइन कर लिया जाके। तो ऐसे तमाम रीज़न हमको यहाँ पे देखने को मिले। विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ जी, इसकी बात कर रहे थे हम लोग चौरी चौरा। ये है विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह पड़ती है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक चौकी पड़ती है, चौरी चौरा एक जगह पड़ती है। चौरी चौरा के जब ये मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान में कुछ भीड़ इकट्ठी हुई और उस भीड़ ने इकट्ठी होकर फरवरी 1922 के अंदर एक चौकी के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस चौकी थी वो चौरी चौरा नाम की, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, और उन ब्रिटिशर्स के ऊपर जब अटैक किया गया तो वो ब्रिटिशर्स में से लगभग बोला गया 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसमैन उसके अंदर मारे गए और 22 पुलिसमैन की किलिंग कर दी गई। भीड़ ने उनको मार दिया। जब भीड़ ने 22 पुलिस वालों को वहाँ पे मार दिया तो ये था वायोलेंस। अब वायोलेंस गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में था बिल्कुल, तो गांधी जी ने इस नाराजगी में आके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। बाद में इसका इल्ज़ाम भी महात्मा गांधी के ऊपर ही आता है कि महात्मा गांधी के भड़काने की वजह से भीड़ ने चौरी चौरा इंसिडेंट को किया होगा। ठीक है, चौरी चौरा हो तो गया खत्म, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस भी तो छोड़ के चला गया, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस या इम्पैक्ट पड़ा होगा। ठीक है, वो इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस इसका ऐसे रहा कि इसने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हमने देखा कि ट्राइबल ग्रुप्स को भी अट्रैक्ट किया, पीजेंट ग्रुप को भी अट्रैक्ट किया, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ऐसे तमाम रीज़न XYZ हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इस तरीके से यहाँ पे सिग्निफिकेंस हुआ। इसके अंदर एक चीज़ और आप लोग ऐड कर सकते हैं, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मूवमेंट था, जब तक नॉन वायलेंस रहा ये मूवमेंट बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता रहा। जैसे इसमें वायलेंस आके ऐड हो जाता है ये मूवमेंट पूरी तरीके से डिमिनिश
डिमोलिश और खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ चलेंगे, साइमन कमीशन की तरफ। साइमन कमीशन वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जो सर जॉन साइमन के अंडर में भारत के अंदर आया। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का या भारत में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को लाने की बात की गई थी, लेकिन भारतीयों ने इस कमीशन को पूरी तरीके से अपोज कर दिया। अपोज करने के पीछे रीजन क्या था, अपोज करने के लिए पीछे रीजन ये था कि इसके अंदर तमाम जो सारे के सारे थे इंग्लिश मैन थे। ठीक है, कोई भी इंडियन इसके अंदर नहीं था। ने जो गारंटी दी थी भारतीयों को कि 1919 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के अंदर गारंटी दी गई थी कि एक एक्ट आएगा वो भारतीयों के लिए एक रिप्रेजेंटेशन का काम करेगा, भारतीयों को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और भारतीयों के स्वराज की बात की जाएगी। तो इसने किसी भी तरीके की कोई होप नहीं दी कि स्वराज किसी भी तरीके से भारतीयों को मिलेगा। तो इस कमीशन को पूरी तरीके से भारतीयों ने नकार दिया, इग्नोर कर दिया। इसी कमीशन को प्रोटेस्ट करते हुए गो बैक साइमन के तमाम स्लोगन और चेंट्स यहाँ पे हो रहे थे, लगातार लगाए जा रहे थे। लाला लाजपत राय जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वन ऑफ द, और उनको यहाँ पे लाठी चार्ज होने की वजह से उनका क्या करा जाता है, यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनको लाठी पड़ती है, लाठी पड़ने के बाद में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, सीवियर कंडीशन हो जाती है, कुछ समय बाद उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। कांग्रेस सेशन, यस कांग्रेस सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। 1929 में लाहौर का कांग्रेस सेशन होता है। लाहौर के कांग्रेस सेशन के अंदर क्या बातें होती है, हुआ क्या था एक्चुअली में, इससे पहले हुआ ये था कि 1928 के अंदर यहाँ पे आई थी नेहरू रिपोर्ट। क्या आया था, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट एक चैलेंज था भारतीयों को ब्रिटिशर्स की तरफ से कि भाई आप जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो। जब आपको लग रहा है कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पा रहे हैं तो एक काम करो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो जाके। तो जब भारतीयों को ये चैलेंज मिला कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन उनको खुद बनाना है, तब क्या हुआ, कांग्रेस की एक कमेटी बैठी और कांग्रेस की एक कमेटी में मोतीलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और मोतीलाल नेहरू ने क्या करा, यहाँ पे एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनाई। नेहरू कमेटी रिपोर्ट में तमाम तरीके के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रखे गए थे, जैसे जिसमें एक प्रोविजन ये था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई। एक ये डिमांड की गई कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है खत्म कर दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जो मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ है उसको यहाँ पे एंड कर दिया जाए। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट के कुछ प्रोविजन, वैसे तो बहुत प्रोविजन आए थे, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसलिए बताए क्योंकि इसी की वजह से इस लाहौर कांग्रेस के सेशन में नेहरू रिपोर्ट को जो क्या करा जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। कांग्रेस भी इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि कांग्रेस डिमांड करती है कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हुए ये लोग इस चीज को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहां से जो होता है आपका नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जाती है लाहौर सेशन के ऊपर। और जब लाहौर सेशन के ऊपर नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो कांग्रेस डिक्लेयर क्या कर देती है, पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। पूर्ण स्वराज का मतलब हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमको, किसी भी तरीके का बीच में कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं, पार्शियल गवर्नमेंट नहीं, कोई भी आधी अधूरी गवर्नमेंट नहीं, हमको पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। ठीक है, ये हेल्ड कहाँ हुआ था, लाहौर के अंदर 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 26 जनवरी को इसी के बाद में हर साल हमने इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये 26 जनवरी 1930 से लेके 26 जनवरी 1947 तक हम लोग इसको इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में मनाते रहे। बाद में 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस मिल गया, तो 15 अगस्त के बाद में हम लोग 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे अपना मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्योंकि हमको याद रखना था, यादगार बनाना था, इसलिए हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ, यहीं पे पूर्ण स्वराज के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी शुरू कर दिया गया। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड टू स्टार्ट सीडीएम टू विन पूर्ण स्वराज, क्योंकि इनको पता था कि पूर्ण स्वराज अगर मिल सकता है तो किसी एक मूवमेंट के थ्रू मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे हमारी बात मानेंगे नहीं। तो लाहौर का कांग्रेस सेशन क्यों हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी इसने वन ऑफ द अपना टारगेट बनाया। ठीक है, तो अब ये हम लोग बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या थे कांग्रेस सेशन के 1929 के अंदर जो हुआ, क्या इसके अंदर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसी की वजह से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट
और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं हुआ था। ठीक है, जो लाहौर के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ, प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डिसीजन लिए गए। ठीक है, 2 डिसीजन लिए गए। पहली तो चीज़ ये थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंप्लीट इंडिपेंडेंस को गेन करने का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा इसके अंदर क्या बोला गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही जो है वो यही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से पूर्ण स्वराज हमको चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज मिल सकती है। अगर किसी और पॉइंट की भी अगर इसके अंदर हम लोग बात करें तो हमने 26 जनवरी को हर साल क्या है इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। साल्ट मार्च, साल्ट सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह 1929 के अंदर महात्मा गांधी जो है सॉल्ट मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह को क्या करते हैं? ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च क्या था? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना ही सॉल्ट सत्याग्रह कहलाया और इसी के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ में, 78 फॉलोअर्स के साथ में कहाँ से? साबरमती आश्रम से निकलते हैं दांडी की तरफ। दोनों गुजरात के अंदर है। साबरमती आश्रम से गुजरात की तरफ निकलते हैं। लगभग 240 या 250 माइल्स की जो डिस्टेंस थी उसको पैदल रास्ते में कवर करते हैं। वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का मतलब नमक के कानून को बनाना। नमक, जो आप लोग नमक वगैरह खाते हो, वो नमक वगैरह जो था वो पहले बनाने का अधिकार और उसके ऊपर कंट्रोल करने का अधिकार, टैक्स लेने का अधिकार सब ब्रिटिशर्स का था। तो गांधी जी तो बस इतनी अपील कर रहे थे कि ये जो ब्रिटिशर्स का अधिकार है वो किसको मिल जाए? भारतीयों को इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो गांधी जी पैदल यात्रा पे सॉल्ट मार्च में निकल जाते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह करते हैं, सॉल्ट लॉ को वहाँ ब्रेक करते हैं और जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जो भी टैक्सेस वगैरह लगाती थी वो टैक्सेस अब कलेक्ट करने की पावर इंडियंस के हाथ में आ जाएगी। गांधी जी इसलिए इसको क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ को जाके ब्रेक कर देते हैं। वहाँ पे जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते ही गांधी जी क्या बोल देते हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। यहीं से सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते ही 1930 से ही क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर मेन फीचर्स की बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तो वो शुरू किसकी वजह से हुआ था? वो गांधी जी के सॉल्ट लॉ या दांडी मार्च की वजह से ही शुरू हुआ था। ठीक है, कई सारी जगहों से लोगों ने फिर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। फॉरेन गुड्स को फिर से बायकॉट किया गया, लिक्विड शॉप्स को फिर से किट कर दिया गया, फिर से क्लोज कर दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने फिर से अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक कर दिया गया। फॉरेस्ट लॉ, जो भी ट्राइबल्स वगैरह हुआ करते थे जिनको फॉरेस्ट के अंदर जाने का अधिकार नहीं था, उनको वो अधिकार वापस से यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉरेस्ट लॉ को फिर से ब्रेक कर दिया जाता है। पीपल जो थे उन्होंने टैक्स को पे करना मना कर दिया, बोले हम टैक्स नहीं देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टैक्स को देने से मना कर देना ब्रिटिशर्स को, इसकी बात आगे अभी आएगी। ठीक है, कई सारे लीडर्स इस मूवमेंट में अरेस्ट कर लिए गए। वर्कर्स जो थे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस के ऊपर अटैक किए। ठीक है, तो ये फीचर्स थे कहीं ना कहीं आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। गांधी जी ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 5 मार्च 1931 को वापस ले लिया। वापस क्यों ले लिया था? क्योंकि गांधी का उस समय के जो वाइसरॉय थे, कौन था वाइसरॉय उस समय पे? इरविन, लॉर्ड इरविन के साथ में एक पैक्ट हो गया था जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। 5 मार्च 1931 को जो एक्ट हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने को लेकर हामी भर दी थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी टोटल, 1, 2 और 3। एक हुई थी आपकी 1930, एक हुई थी आपकी 1931 और एक हुई थी आपकी 1932। तीनों सेशन के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तीनों कांग्रेस के अंदर पार्टिसिपेट किसने किया है? B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने तीनों सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन महात्मा गांधी ने सिर्फ 1931 के सेशन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो अगर आप लोग ये समझो कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया तो इसका मतलब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टिसिपेट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है। गांधी जी ने इस समय रिजाइन कर दिया था कांग्रेस से। गांधी जी इस समय कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, तो गांधी जी का कोई भी योगदान नहीं है इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर। तो हम यही बोलेंगे कि कांग्रेस ने तीनों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी ने तो जो पार्टिसिपेट किया था वो पार्टिसिपेशन किसकी वजह से हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट की वजह से। क्योंकि जो लॉर्ड इरविन था इस समय में वाइसराय था, उसने गांधी जी से कई सारी प्रोमिसेस किए थे कि आप अगर यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हो तो हम आपके सारे
कैदियों को छोड़ देंगे, सॉल्ट लॉ जो ब्रेक होने की बात हो रही है लॉ को, वो हम आपको सॉल्ट देने का बनाने का अधिकार दे देंगे, लिक्विड शॉप्स को आपकी बंद कर देंगे, फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, लोग अपना वहाँ से रोजी रोटी चला सकते हैं, और ऐसे तमाम रीजन इरविन ने वादे किए, प्रोमिस किए महात्मा गांधी जी के साथ में। तो महात्मा गांधी मान गए और महात्मा गांधी के सामने उसने 2 शर्तें रखी थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लो और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चल के पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी क्या हुआ कि वापस आते हैं लंदन से जब इसके अंदर पार्टिसिपेट करके और अपनी बात जब रखते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखेंगे तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने के बाद में उनकी बात को सुना जाएगा, ठीक है। तो जब वो अपनी बात वहाँ पे जाके रखते हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, इरविन यहाँ पे उनको धोखा देता है। गांधी जी इस मूवमेंट को फिर से रिस्टार्ट कर देते हैं 1931 में वहाँ से लौटने के बाद। तो 31 और 1932 से ये सिविल डिसोबीडियंस फिर से शुरू हो जाता है और फाइनली इसको वापस कब ले लिया जाता है 1935 में, ठीक है, सॉरी 1934 के अंदर इसको वापस ले लिया जाता है, जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले, ठीक है। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बहुत कॉमन से फीचर्स थे, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इन दोनों में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या थे। अगर हम लोग देखें तो पीपल ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने से मना किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यही तो हुआ था कि कोऑपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, यही मना किया था। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इससे ज़्यादा लोग आगे बढ़ गए, उन्होंने कोऑपरेट करने से तो मना किया, साथ ही साथ में लॉज को भी ब्रेक किया, जैसे कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें मुस्लिम्स ने बहुत भारी अमाउंट में इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, लेकिन मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत कम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, क्योंकि इस समय में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कांग्रेस के ऊपर ज़्यादा जो प्रभाव था वो किसका था, हिंदू महासभा का। और हिंदू महासभा का जो एम और टारगेट था वो भारत के अंदर मेजोरिटी के रूल को डेवलप करना था कहीं ना कहीं। इस वजह से मुस्लिम्स ने संप्रदाय ने उसको अपने आप से अलग कर लिया और उन्होंने यही समझा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ हिंदू महासभा के द्वारा चलाया जाने वाला मूवमेंट है, ठीक है। तो इस वजह से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत कम लगा, ठीक है। नो टैक्स कैंपेन, नॉन कोऑपरेशन के समय में कोई टैक्स कैंपेन तो हमने देखा नहीं, किसी भी तरीके से टैक्स देना लोगों ने बंद कर दिया हो या ये हुआ हो। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीडीएम के अंदर हम लोग ने देखा लोगों ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया टैक्स देने से, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और इसके अंदर। सोशल ग्रुप्स विच पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम के अंदर कौन कौन से सोशल ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ तो रिच पीजेंट्स चाहे रिच हो, पीजेंट्स चाहे पुअर हो, दोनों ही इस समय में कहीं ना कहीं डिप्रेशन और फॉल ऑफ प्राइसेस या कहीं ना कहीं उनकी फसलें बुरी तरीके से इम्पेक्ट कर रही थी, तो सारे के सारे पीजेंट्स इसके अंदर थे। बिजनेस क्लासेस ने भी इसके अंदर आगे पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो लोग प्रोटेक्शन चाहते थे फॉरेन गुड्स से अपना, क्योंकि भारतीयों की इंडस्ट्रीज डूबती चली जा रही थी इसके अंदर। भारतीय कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीडम नहीं मिल रही थी उनको कि वो अपनी गुड्स को यहाँ पे बना पाए और अपनी गुड्स को यहाँ पे चला पाए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना क्रिएट हो गई थी। इंडस्ट्रियल वर्कर भी परेशान थे, पूरी तरीके से उनको पेड नहीं किया जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, तो ये सब जिम्मेदार। मेन कंट्रीब्यूशन, अगर मेन कंट्रीब्यूशन की बात करें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वो क्या था, पहला ऐसा स्ट्रगल था जो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए आया, ठीक है। इससे पहले कभी पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बात तो नहीं हुई थी, तो ये पहला ऐसा स्ट्रगल था जो पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को जीतने के लिए आया था, ठीक है। पूरी तरीके से नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट था, गांधी जी के आइडियाज़ को बहुत वाइडली फॉलो किया जा रहा था इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। विमेन ने पार्टिसिपेट इसके अंदर करना शुरू करा, लार्ज नंबर में विमेन इसके अंदर आई और उन्होंने इससे जुड़ी और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। ये एक सच में जो था मास मूवमेंट था, क्योंकि तमाम तरीके सोशल ग्रुप्स ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अभी हमने पीछे देखे सोशल ग्रुप्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। ये एक ओपन चैलेंज था ब्रिटिशर्स के लिए कि भाई अब जो है हम आपके पूरे के पूरे लॉज को डिसओबे करेंगे ओपनली, जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है। तो डिसओबे पूरी तरीके से डंके की चोट पे यहाँ पे किया गया था। मेन लिमिटेशंस क्या थी यहाँ पे, दलित वर्ग जो था उसने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया,
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस एक ऊंचे तबके की या ब्राह्मण हितकारी जो है पूरी तरीके से पार्टी है, ब्राह्मण ही इसके अंदर आके रहते हैं, ज़्यादा ऊंची जात के लोग इसके अंदर रहते हैं, दलित को पार्टिसिपेशन का इसके अंदर मौका नहीं मिलता, तो दलित ने खुद को इससे अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, तो दलित ने इसके अंदर आगे पार्टिसिपेट नहीं किया था। उनको लगता था कांग्रेस उनकी डिमांड को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसलिए कई सारे मुस्लिम के कुछ ग्रुप ने तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कई सारे मुस्लिम्स इसके अंदर अलग भी रहे थे। उन्होंने लगा था कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। कम्युनल राइट्स भी हुए इसकी वजह से कई जगह, जिससे हमको देखने को मिला कि हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो डिसयूनिटी में यहाँ पे कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। यूनिटी तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखी थी, लेकिन यहाँ पे वो डिसयूनिटी में कन्वर्ट हो चुकी थी। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर के जो पार्टिसिपेशन थे वो इसमें था तो, लेकिन बहुत ही मिनिमम तौर पे था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में क्या डायरेक्ट इंडिपेंडेंस पे आ जाएंगे? नहीं, अभी तो बचा है भाई, अभी तो बचा है, क्या बचा है अभी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में अगर हम लोग बात करें आपके, तो यहाँ पे कुछ अभी आपकी चीज़ें बची हुई हैं, वो चीज़ें क्या हैं उनकी बात हम लोग यहाँ पे अभी करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें क्या क्या हैं उनकी बात अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ जी, इस स्लाइड के अंदर हम लोग उसकी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए एक हमने ब्लैंक स्लाइड ले ली, ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बात करते हैं। इंडिपेंडेंस ऐसे तो नहीं मिल गई, सीधे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और इंडिपेंडेंस मिल गई। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की भी तो बात कर लें हम लोग थोड़ी सी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक वो ब्लॉक जो 1939 के अंदर आया एग्जिस्टेंस के अंदर। क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक सुनते ही आपके दिमाग के अंदर तुरंत एक नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस वो पर्सन जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना योगदान बहुत ही बढ़ चढ़ के दिया, और वो भारत की आज़ादी को दिलाने के लिए अपनी हर एक लिमिटेशन को क्रॉस कर सकते थे, लेकिन भारत की आज़ादी उनके लिए सर्वोपरि थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान किस तरीके से रहा उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं। 1939 में इसके फॉर्मेशन के पीछे रीज़न ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा था, कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था। कांग्रेस से रिज़ाइन करने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अलग बना लिया, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस से रिज़ाइन करने का पीछे रीज़न था डिस्प्यूट विद महात्मा गांधी। डिस्प्यूट विद महात्मा गांधी, दोनों वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ हम वर्ड क्या लिख रहे हैं, डिस्प्यूट लिख रहे हैं। तो इतनी दो बड़ी पर्सनैलिटी के बीच में डिस्प्यूट कैसे क्रिएट हो सकता है भाई? तो डिस्प्यूट ये था एक्चुअली में कि सुभाष चंद्र बोस को एक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी का कहीं ना कहीं मेंबर माना जाता था, कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, रिवोल्यूशनरी है। ये रिवॉल्यूशनरी मतलब वायलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। महात्मा गांधी के प्रिंसिपल वायलेंस वाले नहीं है, तो महात्मा गांधी ने बोला कि हमारे प्रिंसिपल तो वायलेंस वाले नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने बोला मेंबर हैं बने रहे, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बार सुभाष चंद्र बोस इसी समय में 38-39 में यहाँ पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इस बात से महात्मा गांधी बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट आपको नहीं बनाना चाहिए था। तो इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस विद ड्यू रिस्पेक्ट जो है महात्मा गांधी के पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं अपनी, और कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और कांग्रेस को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी का ये मानना था कि अगर रिवॉल्यूशनरी सोच का और जो कभी भी वायलेंस को भी इख्तियार कर सकता है, ऐसा बंदा अगर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा तो इससे पूरे समाज के अंदर एक मैसेज ये कन्वे हो जाएगा कि लगता है कांग्रेस ने वायलेंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और वायलेंस हमारा टारगेट नहीं है। स्वराज को गेन करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, ये मैसेज ये लगातार देना चाहते थे। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसलिए हुई 1939 के अंदर, और फॉरवर्ड ब्लॉक ने आगे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान भी दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद में आ जाते हैं हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के पास में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ, वो फॉर्मेशन तो एक्चुअल में 1942 के अंदर ही हो गया था। इस फॉर्मेशन को जो मेन जो लीड थे करने वाले वो थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह जो थे
वो इसको लीड करने वाले थे। ठीक है, मोहन सिंह ने इसको लीड किया था। मोहन सिंह ने बाद में क्या करा था, बोस को इसके साथ में अपने ऐड कर लिया था। ठीक है, बोस को मतलब सुभाष चंद्र बोस को इनको यहाँ पे आके इन्होंने इनको इनवाइट करा, और इनवाइट कब करा, 1943 के अंदर इनको इनवाइट करते हैं और सुभाष चंद्र बोस आके इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जो कि आज़ाद हिंद फौज के नाम से बाद में जानी गई 1943 में, जिसके मेन लीडर कौन बने बाद में, सुभाष चंद्र बोस इसके मेन लीडर बनते। और यहाँ से नेशनल आर्मी जो होती है, ये नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन जापान के अंदर होता है, जापान से सिंगापुर में ये ट्रांसफ़र हो जाती है और यहाँ से ये पूरी की पूरी भारत को आज़ाद दिलाने के लिए एक्टिविटीज़ को करती रहती है। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज जो थी आपकी, उसने क्या करा था, भारत की आज़ादी के लिए भारत के ऊपर ही अटैक कर दिया था। भारत के ऊपर अटैक करने का मतलब भारत के ऊपर तो भाई अंग्रेज़ है ना, तो अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक कर दिया था इंडियन नेशनल आर्मी ने। तो अंग्रेज़ों के ऊपर जब अटैक करा गया इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा, तो भारत से इसी समय में नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो। यहीं से नारा दिया था क्योंकि ये इस समय यहाँ पे थे। थोड़े समय बाद ये हिटलर से भी हेल्प लेने पहुंचे थे क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में था जर्मनी, तो ये जर्मनी से भी हेल्प लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। और जर्मनी से हेल्प लेने के लिए, और हिटलर इनकी हेल्प भी करने वाला था, लेकिन कुछ ही समय बाद पता लगा कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और फिर हमको ये भी पता लगता है कि इंडियन नेशनल आर्मी धीरे धीरे करके डाउन होती चली गई, गिरती चली गई। क्यों गिरती चली गई, क्योंकि यहाँ से एक खबर और आ गई थी, सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन है वो हाईजैक हो गया, या फिर प्लेन जो था क्रैश हो गया था। ठीक है, क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद में वो पूरा का पूरा प्लेन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता, और यहाँ पे एक न्यूज़ सुनने के आती है कि सुभाष चंद्र बोस जो है अब नहीं रहे। ठीक है, और उसके बाद में ये पूरी की पूरी जो आज़ाद हिंद फौज थी, वो आज़ाद हिंद फौज को जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग इनको कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके इंडिया में ले आते हैं। इंडिया में ट्रायल के लिए इनको लाया जाता है। ट्रायल के लिए कई सारे इंडियंस इनका केस भी लड़ते हैं, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू भी इनके केस को लड़ते हैं। ठीक है, और इनको बचाने की कोशिश की जाती है। ठीक, अब आते हैं इंडिपेंडेंस की तरफ। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो चुका था। इंडिपेंडेंस के लिए बोला गया कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इंडिया को फ्रीडम दे दी जाएगी, बस वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर इंडिया हमारा सपोर्ट कर दे। ठीक है, तो इसकी कंडीशन के साथ में इंडिया के जो भी आर्मी के मेंबर थे वो क्या करे जाएंगे, आर्मी के मेंबर इंडिया के जो है उनको वर्ल्ड वॉर सेकंड में भेजा जाएगा। ठीक है, इसको मानते हुए कहीं ना कहीं इनको बोल दिया गया और इन्होंने एग्री कर दिया कि कॉलोनियल रूल यहाँ पे खत्म होने वाला है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली है। 15 अगस्त 1947 को फाइनली इंडिया को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इंडिया सॉवरेन कंट्री बन गया कहीं ना कहीं, और इंडिया को इंडिपेंडेंस यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और बहुत सारे इंडियन, जैसे कि हमने सुभाष चंद्र बोस को देखा, महात्मा गांधी को देखा, इन सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस की वजह से आज हम देखते हैं इंडिपेंडेंस को कैसे हमने गेन किया। ये इंडिपेंडेंस डे का वो दिन है जब हम लोग को आज़ादी मिल गई थी। महात्मा गांधी ने बोला, मैनी इंडियंस लविंगली कॉल महात्मा गांधी महात्मा और ग्रेट सोल। कई सारे भारतीय जो हैं महात्मा गांधी को महात्मा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि इसी वजह से कि फ्रीडम में इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत की आज़ादी सिर्फ आज़ादी नहीं थी, आज़ादी के साथ में एक स्प्लिट भी था जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो थे दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान को यहाँ पे आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त को इंडिया को यहाँ पे आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो ये एक स्प्लिट बना था पूरा का पूरा। ब्रिटिश इंडिया को अगर हम लोग देखें तो हमारा भारत उस समय ऐसा था 1945 तक, लेकिन 1971 तक का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये पाकिस्तान तो पहले ही हमसे डिवाइड हो चुका था, भारत टूट चुका था। बाद में इधर भी देखें तो ये बांग्लादेश की एक और नई कंट्री बन गई थी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में पहले हुआ करता था, वेस्टर्न पाकिस्तान जिसको हम लोग कहा करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं देखे हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स देखने को मिले, बहुत सारे रीज़न देखने को मिले जिसकी वजह से सब हुआ। पार्टीशन ने क्या करा, टर्मोइल क्रिएट किया था जिसकी वजह से बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ, राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए बहुत बड़े भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए। कई सारे लोगों ने एक दूसरे को मार दिया क्योंकि उनको लगता था कि उनकी वजह से ही, हिंदूज़ को लगता था मुस्लिम की वजह से हमको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही है, मुस्लिम को लगता था हिंदूज़ की वजह से हमको अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही है। तो ये रीज़न बना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, जिसकी वजह से बहुत हैवी लेवल पर टर्मोइल हुए, दंगे हुए। ठीक है, टाइम मैगजीन ने उस समय में एक पोस्टर छापा ऐसा, और भारत माता को इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत माता के टुकड़े हो रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है भारत माता का।
तोड़ा जा रहा है भारत माता को। 1947 को ये था उस समय का सीन, ठीक है। गांधी जी जो थे लास्ट जो कि महात्मा हमारे कहीं ना कहीं थे, उन्होंने जो था अपना योगदान फिर से एक कुर्बानी के रूप में दिया। महात्मा गांधी 78 साल की एज में 1948 में जब एक प्रेयर के लिए घर से निकल रहे थे तो नई दिल्ली के अंदर उनका असासिनेशन कर दिया जाता है बाई गॉडसे। गॉडसे ने इनका असासिनेशन कर दिया और एक ग्रेट सोल को यहाँ पे मार दिया जाता है गॉडसे के द्वारा। बाद में गॉडसे को पकड़ के और उसको उस चीज़ की सज़ा भी दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जो थे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, भारत की आज़ादी को लेके और तमाम तरीके के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर बहुत बड़ा योगदान अपना देते हैं। चाहे महात्मा गांधी हो जाएं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो जाएं, भगत सिंह हो जाएं, या अशफाक उल्लाह खान हो जाएं, या आपके सर सैयद अहमद ख़ान हो जाएं, या आपके इधर जवाहरलाल नेहरू हो जाएं, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं। उन लीडर्स के योगदान को यहाँ पे भुलाया नहीं जा सकता। राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर से जो हम लोग शुरू करते हैं और महात्मा गांधी तक चले आते हैं, तो इनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। तो मेमोरियल जो महात्मा गांधी का, उस मेमोरियल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अंतिम सांस लेते हुए अपने हे राम शब्दों का यूज़ किया था। द बेस्ट वर्ड जो इन्होंने इसको अपने अंतिम समय में यूज़ किया था, हे राम कहते हुए महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम सांस ली थी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।